अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में हम इंग्लिश के मशहूर एक पोएट विलियम ब्लेक की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे और उसकी अर्ली लाइफ और उसकी एजुकेशन और उसके जो प्रोफेशन था और उसकी इम्पोर्टेंट वर्क और उसकी पोएट्री के थीम के बारे में डिस्कस करेंगे। विलियम ब्लेक की बायोग्राफी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बायोग्राफी क्या होती है। What is the biography? A biography is a detailed account of a person's life, capturing their significant experience, achievement, challenge, and impact on the world. वो कहते हैं कि बायोग्राफी किसी भी शख्स की अकाउंट यानी डिटेल होती है उसकी लाइफ की और उसके जो मतलब इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस होते हैं, उसके हासिलात और उसके वो मुश्किलात जो उसने पूरी ज़िंदगी में मतलब फेस की होती हैं और उसका जो इम्पैक्ट जो उसने उस दुनिया या पर छोड़ा होता है जिस एरा में वो रह रहे होते हैं। सिंपली आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, किसी भी इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक के जो उसकी ज़िंदगी के वाक़यात होती हैं, उसको बायोग्राफ़ी कहते हैं। अब हम चलते हैं विलियम ब्लेक की अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में। अगर उसके की नेम की बात करें तो उसके फादर नेम था जेम होशियर और ये एक पेशे से एक साक्स और नाले और बनियान कच्चा बनियान बेचने वाले थे। ये अक्सर हमारे अब देखें तो हमारे बस स्टॉप पर कुछ लोग मतलब अपने कंधे पर उठाए हुए होते हैं, कुछ साक्स होती हैं, कुछ बनियान और नाले इस तरह का इसका प्रोफेशन था। इनकी मदर का नेम था कैथरीन ब्लेक और वो हाउसवाइफ थी और घर में रहती थी और अक्सर जो इन्होंने मतलब अर्ली एजुकेशन की हासिल की है वो अपने घर ही से अपनी अम्मी की मदद से हासिल की है। विलियम ब्लेक गॉट अ होम एजुकेशन एंड रोट अ पोएट्री एट द एज ऑफ 12। वो कहता है कि विलियम ब्लेक ने 10 साल की उम्र तक तो घर में एजुकेशन हासिल किया और 12 की उम्र में उसने अपनी मतलब लिटरेरी करियर शुरू कर दिया और उनका ये लिटरेरी करियर इसी एज से शुरू हुआ। अब हम इसकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत गौर करते हैं कि इनको अ, अगर हम देखें तो इनको द फोररनर ऑफ द रोमांटिक पोएट्री इसको जो रोमांटिक पोएट्री का फोररनर यानी बीज डालने वाला, बुनियाद रखने वाला, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो विलियम ब्लेक थे, ये मतलब रोमांटिक पोएट्री के पहले पोएट थे। इसके अलावा एस.टी. कार्लेट, विलियम वर्ड्सवर्थ और जो और इसकी एज के फेमस पोएट थे ये उनसे भी पहले के पोएट थे। ये पोएट प्रिंटर प्रिंट मेकर ये प्रोफेशन से पोएट और पेंटर और प्रिंट मेकर थे और जीते जी इनको अपनी लाइफ में रिकॉग्निशन नहीं मिली थी क्योंकि इनको इनकी उम्र में इनको मैड एंड इनसेन कहा जाता था और इनको इनकी डेथ के बाद ही इनके वर्क की वजह से रिकॉग्निशन मिली। विजनरी पोएट उस पोएट को कहते हैं जो मतलब पोएट्री तो लिख रहा होता है और उन पोएट्री में वो अपने वर्ड के साथ मतलब पिक्चर भी बनाता है, मतलब वो अपने शब्दों के साथ पिक्चर भी उनकी बनाता है। अगर इसके ज़िंदगी के कैजुअल की बात करें तो ये एनग्रेवर थे, यानी इनका जो प्रोफेशन था वो था एनग्रेवर। एनग्रेवर तब एक काम था जब एक कॉपर की धात होती थी उसके ऊपर ना खुदाई की जाती थी, कुछ लिखा जाता। ये उस वक़्त की बहुत पुरानी टेक्नीक थी जब और इसी से ये इसका यानी कि अर्निंग का पेशा मुंसलिक था। और बाद में इन्होंने अपनी यही टेक्नीक अपनी वाइफ़ को भी सिखाई थी। इलिटरेट वाइफ़ अगर इसकी वाइफ़ कैथरीन सोफिया बोसर की बात करें तो वो एक मतलब अनएजुकेटेड थी और उन्होंने उसकी इल्यूमिनेटेड पोएट्री के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया। इल्यूमिनेटेड पोएट्री भी ऐसी पोएट्री को कहते हैं, साथ-साथ पोएट्री तो लिख रहा होता है लेकिन उसके साथ वो पिक्चर भी बनाता है। उन्होंने ये टेक्नीक मैंने आप लोगों को पहले बताया एनग्रेवर की उन्होंने अपनी वाइफ़ को भी सिखाई थी। बाद में यही टेक्नीक उसकी इल्यूमिनेटेड पोएट्री लिखने में मदद करती थी। इसके अलावा वो मैथोलॉजिकल बुक लिखा करते थे और बिब्लियोलॉजिकल ग्रीक इस तरह की बुक लिखा करते लेकिन सबसे मज़े की ये बात है कि उन्होंने खुद की अपनी मैथोलॉजिकल लिखी जिसका नाम था मैथोपोसिया एंड इसके अलावा उनका फ्री लव पर विश्वास था। फ्री लव उस दौर में एक मोमेंटम थी जो चल रही थी और ये कहते थे कि
ये जो फ्री लव है, इसके ऊपर जो स्टेट और गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ लगा रखी हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये होमोसेक्सुअलिटी को भी प्रमोट करते थे और कहते थे कि एक घर में मल्टीपल वाइफ़ रखना कोई यानी ऐब की बात नहीं है। यानी सेक्स को ये खुल्लम-खुल्ला प्रमोट करते थे और इसके लिए मतलब जो स्टेट ने पाबंदियाँ लगा रखी है, कोई कोई ये सही बात नहीं है। कहा जाता है कि इनको ना मैथनॉलॉजिकल बुक जो लिखा करते थे, इनको ना विज़न दिखाई देते थे। विज़न के बारे में अगर बात करें तो कहा जाता है कि इन्होंने 4 साल की उम्र में अपनी विंडो से खिड़की के बाहर गार्ड को देखा था और एक पेड़ पाड़ इन्होंने 9 साल की उम्र में मतलब एंजल को देखा था और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने भाई की ई मौत देखी थी और उससे उड़ती हुई रूह को देखा था जो इसकी बाद में द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस लिखने में इनका जो प्रिंटिंग मेथड था उसमें हेल्प करती थी। किस तरह प्रिंटिंग करनी है या इस तरह से ये उसकी उसमें मदद करती थी। अब हम इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उसको देखते हैं। फेमस वर्क पोएटिकल सैकेज ये ये उसका फेमस वर्क है जो 1783 में आया था और ये वर्क उसका पहला वर्क है क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं जो बाद में उसने मतलब माजरत की थी। इसमें 19 लिरिक्स पोएम है। ऑल द रिलीजर्स आर वन 1788 का ये वर्क है। देयर इज अ नो नेचुरल रिलीजस 1788 ये उसका एक और वर्क है जो इसी साल में आया था। अब इसका जो सामने वाला द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है 1789 को सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड 1794 को आया था। ये वो वर्क हैं जिनकी वजह से इनको बहुत फेमस हुए और फेम भी मिला और बाद में इस पर बातें भी होती रहीं। इन्होंने जो मैं आप लोग को बताता चलूँ ये जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है ये 1789 को पब्लिश हुआ। ये एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है और इसकी मेन थीम है इनोसेंस और मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर और ये मोस्टली मतलब नेचुरल थिंग से रिलेटेड इसकी थीम है। द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये एक यंग बॉय के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है और इसमें भी जो मेन थीम है वो है लव और एक्सपीरियंस और इस तरह के हैं। अगर इसकी हम एक और वर्क की बात करें द मैरिज एंड द हेवन एंड हेल ये इसका एक और वर्क है जिसमें उन्होंने जॉन मिल्टन को एक ग्रेट पोएट कहा है लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जो जॉन मिल्टन थे वो डेविल की पार्टी में थे क्योंकि उन्होंने अक्सर पैराडाइज में जो डेविल का किरदार बयान किया है मोस्टली वो ज़्यादा किया है तो इसलिए इस वर्क में उन्होंने अपनी द थ्योरी ऑफ कंट्रेरियसनेस बयान की थी। इसके मुताबिक हर चीज़ का एक अपोजिट होता है मतलब डार्क है तो उसका वाइट होगा मतलब इनोसेंस है तो उसका क्या नाम एक्सपीरियंस होगा। इसी तरह के इन्होंने काफ़ी सारे कंट्रेरी बताए हैं। इसके अलावा अगर हम इसके इम्पोर्टेंट थीम की बात करें जो इसकी पोएट्री की थी तो वो थे पहला पहला था सुपरनेचुरलिज्म, इमेजिनेशन एंड इमोशन, इंटरेस्ट इन पास्ट, रिटर्न टू नेचर, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, सोशल क्रिटिक। सुपरनेचुरलिज्म ये इस तरह रिलेटेड है क्योंकि इसको विजन नज़र आते थे और इसकी जो पोएट्री थी अक्सर इसमें सुपरनेचुरल थिंग्स की मतलब जिन और भूत की बातें होती थी, गॉड्स हो गया, डिवाइन और इस तरह के थे। इमेजिनेशन एंड इमोशन क्योंकि अक्सर हम जानते हैं जो रोमांटिक पोएट हैं वो इमेजिनेशन और इमोशन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि ये भी इसका एक कॉमन थीम है। इंटरेस्ट इन पास्ट और ये पास्ट में रहना और पास्ट के ख्यालात को बयान करना मतलब उसको प्रायोरिटीज़ देते हैं। रिटर्न टू नेचर और नेचर को तो ये वैसे ही लव करते हैं, ये तो इसका होना ही चाहिए। इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस हम इसकी ये जो थीम है हम देख सकते हैं इसकी एक फेमस चिमनी है तस्वीर पर वहाँ पर इसने एक जो द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से ली गई है और उसमें इसने हार्डशिप और लेबर पर क्रिटिक की है। सोशल क्रिटिक इसने अपनी पोएम के ज़रिए मतलब जो उस वक़्त बुराइयाँ हो रही थी उसको मतलब वाज़िह किया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। If you found this video helpful, please like, subscribe and share.